फिर सीन शिफ्ट होता है और 4 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ ये चैन ग्रैंडपा के घर में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। और इस बार बहुत अलग तरह का ऑरा निकल रहा था उसके बॉडी से, जो इससे पहले कभी नहीं निकला। इसके चारों ओर बहुत सारे प्राचीन लेटर्स शो कर रहे थे, जो इससे पहले कभी नहीं किए। इसका राज तो आगे आने वाले फाइट में ही पता चलेगा। और इसी के साथ ये चैन अपनी आंखें खोल लेता है, जहाँ एक आंख नॉर्मल तो एक आंख में फायर दिख रहा था, बिल्कुल एक डेविल की तरह। फिर बेड से उठते हुए बोलता है कि फियर्स डेजोलेट बॉडी रिफाइनिंग सबसे बेस्ट सीक्रेट टेक्निक है बॉडी को हील और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का। पर बस थोड़ा सा हर्ट होता है कल्टीवेट करने के टाइम। चलो लूजी का बैग चेक किया जाए कि इसमें क्या क्या है। जब से आए हैं तब से एक बार भी चेक नहीं किए कि कोई ट्रेजर है कि नहीं इसमें। पर जैसे ही बैग को ओपन करता है तो उसके आंखों में चमक ही आ जाता है, क्योंकि लूजी के बैग में जितने भी चीज़ें थी वो सभी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के मुकाबले बहुत ही एक्सपेंसिव थी। इन सभी चीज़ों की कीमत 3 लाख स्पिरिट स्टोन से भी कई ज़्यादा थी। पर इसी के साथ उसे कोई आवाज़ सुनाई देता है। जब ध्यान से सुनता है तो पता चलता है कि कोई उसके दरवाजे के पास है। इसी के साथ फैटी अंदर आता है तो ये चैन बोलता है कि तुम इतनी रात तक क्यों जागे हुए हो फैटी, और खुद ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे एक्सरसाइज कर रहा हो। इधर फैटी जैसे ही ये चैन को देखता है तो उसको शौक ही लग जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम बीस्ट हो, तुम्हारा रिकवरी का स्पीड कुछ ज़्यादा ही है। तो ये चैन हंसते हुए बोलता है कि ऐसे मत बोलो वरना मुझे खुद पर प्राउड होने लगेगा। फिर फैटी उसके मुंह पर अपना जूठा एप्पल मार देता है और बोलता है कि जरा देखो अपने सरकास्टिक फेस को। तो ये चैन हंसते हुए उसके एप्पल को कैच कर लेता है। फिर फैटी बोलता है कि हे इडियट इधर आओ, मुझे कुछ अच्छा चीज़ दिखाना है तुम्हें। तो ये चैन भी थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है कि ऐसा कौन सा अच्छा चीज़ दिखाना है जो इतना मिस्टीरियस है। तो फैटी अपना शर्ट हटाकर दिखाता है कि उसके पास वन यांग फिंगर का टेक्निक है, जिसे देखकर तो ये चैन एक लालची बंदर बन जाता है, जो अपनी आंखों में चमक लाके उससे वो टेक्निक मांगने लगता है। तो फैटी पूछता है कि क्या इसे सीखना चाहते हो। ये भला क्यों मना करेगा, ये तो मरे जा रहा है सीखने के लिए। इधर फैटी उससे याद दिलाते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी वाइफ का मैरो को क्लीन करना है। तो ये चैन उस टेक्निक को देखते हुए बोलता है कि उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। तो फैटी खुश होते हुए डील डन कर देता है और उसे वो टेक्निक दे देता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना मुश्किल हुआ इसे अपने सेकंड अंकल से चोरी करने में। तभी ये चैन कुछ याद आता है और वो एक अलग बैग को निकाल कर फैटी के तरफ फेंक देता है और बोलता है कि ये रहा तुम्हारा 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स जो मैंने तुमसे उधार लिए थे। तो फैटी उस बैग को लेते हुए बोलता है कि इसमें सिर्फ 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स क्यों हैं, इंटरेस्ट का क्या। तो जैसे ही ये चैन की तरफ देखता है वो वहाँ से गायब हो चुका था, जो कि दरवाजे के पास झुककर कुछ देख रहा था। तो फैटी पूछता है कि तुम अपने पिछवाड़े को लेकर दरवाजे के पास क्यों गए हो। तो ये चैन बोलता है कि तुम जान जाओगे जब तुम यहाँ आओगे। फिर फैटी वहाँ आकर देखने के लिए झुकता है और बोलता है कि यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर अचानक ही ये चैन उसके पीछे आ जाता है और उसके पिछवाड़े पर एक लात मार के उसे बाहर फेंक देता है और बोलता है कि क्या अभी भी तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए। भला मैं तुम्हें क्यों इंटरेस्ट दूँ, वो भी उस पैसे का जिस पैसे को मैंने तुमसे लिया है। अपने साथ ऐसा जुल्म होता देख फैटी का तो तन बदन में आग ही लग जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए ये चैन का नाम पुकारने लगता है। और इसी के साथ इन दोनों के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है, जहां मुझे पूरा यकीन है कि अगर फैटी इसके ऊपर एक बार बैठ जाए तो इसका आत्मा अपने आप इसका शरीर छोड़ देगा और बिना कुछ किए फैटी जीत जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर भौंकना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना एक दूसरे को हाथ लगाए। लगता है ऑथर इस स्टोरी को कोविड के टाइम लिखा था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो गुस्से में फैटी बोलता है कि तुम दुष्ट इंसान, मेरा बात अभी तक खत्म नहीं हुआ, घर से बाहर निकलो। तो ये चैन भी बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अपने ताऊ को कल्टीवेट करने टाइम परेशान मत करो। मेरा यकीन करो चाहे ना करो, मैं तुम्हारी बीवी का मैरो को क्लीन नहीं करूँगा अगर तुम नहीं गए तो। इसका ये बात सुनकर
फैटी और गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि भगवान करे तुम पागल हो जाओ जब भी तुम कल्टीवेट करने बैठो, हरामखोर। और इसी के साथ ये महाभारत खत्म हुआ। इधर ये चन बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो वन यंग फिंगर टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा था और समझते हुए बोलता है कि ये फिंगर टेक्निक तुरंत ही दबाव बनाने और एक्सप्लोजन करने की तरफ जोर देता है, और अगर इसके पावर को आखिरी लिमिट तक दबा कर रखो और एक बार लिमिट ब्रेक हुआ तो इसके पावर का कोई मैच नहीं। ये बेसिकली इस टेक्निक के मेथड्स को समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे कैसे काम करता है, और ये रात भर प्रैक्टिस करता रहता है। और जब सुबह होता है तो दिखाया जाता है कि हुआ भी प्रैक्टिस में लगा हुआ था, पर तभी ये चैन का खिड़की खुलता है और ये चैन हवा के झोंके की तरह वहाँ से निकलता है और एक पावरफुल स्ट्राइक करते हुए एक पत्थर के आर पार कर देता है। और इस स्ट्राइक का नाम वन यांग फिंगर है, जिसे देखकर लगता है कि एट लास्ट ये इस टेक्निक को सीख गया। फिर हुआ ये चैन को देखकर उसके तरफ भागने लगता है और बोलता है कि बिग ब्रदर, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए और आपका चोट? तो ये चैन बोलता है कि हम ठीक हैं, और उससे ऑक्शन से लाया हुआ स्टाफ प्रोफाउंड टेक्निक को दे देता है और बोलता है कि अभी इससे पहले प्रैक्टिस करो, फ्यूचर में और भी बहुत सारे प्रोफाउंड टेक्निक्स को ला दूंगा। जिसे लेते हुए हुआ बोलता है कि थैंक यू बिग ब्रदर, मैं बहुत मेहनत करूंगा और कभी बिग ब्रदर का इंसल्ट नहीं होने दूंगा। तभी ये चैन को एक आवाज़ सुनाई देता है जो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा फेंग यून स्टेज पर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये आवाज़ सुनकर ये चैन बोलता है कि ओल्ड मैन झा माओ आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और एक्शन लेना शुरू कर दिया। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार रेन यांग पीक मेरा क्या उखाड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फेंग यून स्टेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का अपना ऑरा को निकालते हुए खड़ा था, जिसका नाम टेंग चाओ है, जो रेन यांग पीक का एक पावरफुल डिसाइपल है, जिसका कल्टीवेशन लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का 5th स्टेज है। फिर बाकी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं कि लगता है कि इस बार येचन को फांसी से लटका ही दिया जाएगा। तभी येचन वहाँ आ जाता है, पर अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोकने लगता है और बोलता है कि तुम आगे नहीं जा सकते। जिसे सुनकर ये चैन कंफ्यूज हो जाता है, पर जब पलटकर देखता है तो पाता है कि ये फैटी है जो उसे स्टेज पर जाने से रोक रहा था। पर ये चैन उससे बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? तो फैटी बोलता है कि वहाँ देखो, वहाँ अच्छे से देखो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इस फाइट को जीत सकते हो? और जब ये चैन उस तरफ देखता है तो पाता है कि वहाँ बहुत सारे डिसाइपल्स लाइन लगाकर बैठे हुए थे, जो ये चैन से लड़ने आए हुए थे। जिसे देखकर तो वो शौक ही हो जाता है और बोलता है कि इतने सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मास्टर्स मुझसे क्यों लड़ने आए हैं यहाँ, और साथ ही वो लोग भी जो कोर फॉर्मेशन स्टेज में हैं। फिर फैटी बताता है कि ये सभी डिसाइपल्स रिट्रीट में थे और ये सभी रेन यांग पीक और डी यांग पीक के बेस्ट डिसाइपल्स हैं। ये सभी एक ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ट्रेडिशन है। तो ये चैन बोलता है कि मुझसे लड़ने के लिए इकट्ठा होके आए हैं, ये बैटल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर पर फैटी उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से, ऐसे खड़े मत रहो, अगर ऐसे ही खड़े रहोगे तो तुम्हें ये लोग टारगेट करने लग जाएंगे। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारा पावर थोड़ा एबनॉर्मल है, ऑर्डिनरी डिसाइपल्स तुमसे जीत भी सकते हैं क्या? और कभी कभी छोटे मोटे कायरता दिखाने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए चलो यहाँ से। पर इससे पहले ये लोग जा पाते, टैंग चाओ बोलता है कि क्या भागना चाहते हो? तुम पहले से ही कुछ दिनों तक गायब थे, अब क्या फिर से छुपना चाहते हो? तुम आज भाग सकते हो, पर क्या तुम अपने लोगों से मिलना नहीं चाहते? और क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें उनसे मिलने दूं? ये सुनकर येचन का सब्र का बांध ही टूट गया और जंप करते हुए डायरेक्ट उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जिसे टैंग चाओ अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर येचन अपने स्वॉर्ड के पावर को बढ़ाते हुए उस पर लाइटनिंग बोल्ट से अटैक कर देता है, जिसके वजह से मल्टीपल स्वॉर्ड वेव्स क्रिएट हो जाते हैं, जो एक एक करके टैंग चाओ से टकराने लगता है। और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि
टैंग चाओ उसे हैंडल नहीं कर पाता और पीछे फेंका जाता है। ये पावर देखकर तो वहाँ के सभी डिसाइपल्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इसके पास इतना पावरफुल कंडेंसेशन मैजिक कैसे हो सकता है। फिर ये चेन बोलता है कि तुम लोग हमेशा बोलते हो कि फैमिली को टच नहीं करना है, फिर भी तुम लोग उनका यूज़ करते हो मुझे धमकी देने के लिए। क्या तुम लोग अपनी मौत ढूंढ रहे हो? और इसी के साथ दोबारा से एक और अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए टैंग चाओ अपने स्वॉर्ड से बोलता है कि अब सब तुम पर है, और ये चेन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। पर तभी उसे कुछ सेंस होता है, तो देखता है कि ये चेन अपने पीछे एक स्पिरिचुअल लाइन को क्रिएट कर लिया है, जिसके वजह से उसका पावर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि टैंग चाओ उस अटैक को एक सेकंड के लिए भी और नहीं रोक पाता, और वो अटैक सीधा उस पर हिट कर जाता है, जिस वजह से उसके मुंह से सीधा ब्लड ही निकल जाता है। पर ये चेन यहीं पर नहीं रुकता और उस पर लगातार अपने पंचे से अटैक करने लगता है, जिससे उसका हालत बहुत बुरा हो चुका था। इधर दो सीनियर डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि मोस्ट बेसिक क्लोज कॉम्बैट टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि क्यों ये सभी ये चेन से हार गए। इधर ये चेन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उससे एक और पावरफुल पंच मारता है, जिससे टैंग चाओ हवा में ऊपर फेंकाने लगता है। पर ये चेन तो आज मानो इसे जान से ही मार देगा। टैंग चाओ अभी नीचे गिरा भी नहीं था कि ये चेन हवा में ही उसका पैर पकड़ लेता है और उसे ज़मीन में पटक देता है। फिर गुस्से में उससे चिल्लाने बोलता है और दोबारा से उसका पैर पकड़ता है और ले धोबी पछाड़ देना शुरू कर देता है। कभी इधर पटकता है तो कभी उधर। उसे इतना बुरा मार मारता है कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं बचा जहां वो उसे पटका ना हो। भाई कसम से बहुत गंदा मार मारा है। इसका आत्मा भी ये चैन के नाम से डरेगा अब से। इधर ये चैन को इतना डोमिनेटिंग होता देख सभी डिसाइपल्स का तो फट के हाथ में ही आ जाता है और बोलने लगता है कि ये चैन कितना पावरफुल है। मुझे अभी भी टैंग चाओ का मिस्टिसिज्म टेक्निक देखना है, पर हम ये चेन की वजह से पैरालाइज हो गए हैं। ये कितना पागल इंसान है। इधर टैंग चाओ का तो हालत ही बुरा हो चुका है, ज़मीन में भी गड्ढा हो चुका है जहाँ पर वो गिरा हुआ है, और वो लिटरली वहाँ रो रहा है ये सोचते हुए कि वो क्यों ये चेन से लड़ा। फिर ये चेन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरे लोगों को कहाँ रखा है। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ये चेन ने अपने फैमिली को बचा लिया एक मॉन्स्टरस फाइट करके, पर यहाँ दोबारा से इसके फैमिली को टारगेट किया गया है। तो ये लोग दोबारा से उन लोगों को किडनैप किया है या नहीं पता नहीं, इसलिए कंफर्म अभी नहीं बता सकते। चलिए आगे देखते हैं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलते हुए ये चेन अपने फायर से टैंग चाओ पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो दोबारा ऊपर फेंका जाता है। पर ये चेन फिर से उसे हवा में ही पकड़ लेता है और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारते हुए उसे ज़मीन में ही घुसा देता है। ये मुक्का कितना पावरफुल है ये आप लोग इमेज देखकर ही समझ सकते हैं। इधर टैंग चाओ का तो मरने वाला हालत हो चुका है, पर टैंग चाओ को बचाने के लिए एक लड़का इन दोनों के फाइट के बीच कूद जाता है और अपने स्वॉर्ड से ये चेन पर अटैक कर देता है और बोलता है कि रुक जाओ। पर ये देखकर फैटी बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सेमलेस इंसान, क्या तुम्हें नहीं पता कि फेंग यून स्टेज पर अगर कोई फाइट कर रहा हो तो थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करना मना है? क्या तुम लोग रूल्स को चेंज करना चाहते हो? इधर ये चैन भी ये देख और सुनकर उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर मैं ना रुकूं तो तुम क्या कर लोगे, और इसी के साथ टैंग चाओ को उस पर फेंक देता है। फिर वो लड़का टैंग चाओ को संभालते हुए ये चैन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ये चैन भी अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करते हुए बोलता है कि तुम और भी ज़्यादा मरना डिजर्व करते हो, इसलिए मरो अब। और इसी के साथ वो दोनों का अटैक आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए ये चैन बहुत तेज़ी के साथ उस लड़के के पास पहुंच जाता है और उस पर एक पाम अटैक कर देता है जो सीधा उस लड़के के चेस्ट पर पड़ता है, जिसके वजह से वो पीछे फेंका जाता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जब वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए ज़मीन में पैरों को रखता है
तो उसके पैर, दोनों पैरों के नीचे से आग निकलने लगता है और उस अटैक के वजह से उसका हालत भी ख़राब हो जाता है। पर ये चेन अभी कहाँ रुकने वाला था, वो तुरंत ही उस पर अपने फायर फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे वो लड़का रोकने की कोशिश तो करता है, पर उसका हालत इतना ख़राब हो चुका था कि वो अब किसी भी अटैक को रोकने की हालत में नहीं था। इसलिए वो उस अटैक को रोकते हुए स्टेज से नीचे फेंका जाता है और इसी के साथ वो लड़का हार जाता है। इधर ये सब देखकर बाकी के डिसाइपल्स को तो मानो सांप ही सूंघ गया हो। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये चेन एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले डिसाइपल को इतना जल्दी हरा दिया। इसी के साथ एक और लड़के का एंट्री होता है जो स्टेज पर आते हुए बोलता है कि ये चेन तुम्हें आज मरना ही होगा। ये सुनकर तो ये चेन एकदम सड़ा हुआ एक्सप्रेशन देते हुए बोलता है कि ज़रा दोबारा बोलना। इसी के साथ वो लड़का ये चेन पर एक अटैक लॉन्च कर देता है, जिसे देखते हुए ये चेन बोलता है कि सन रेल्म का यंग मास्टर को मार दिया गया। तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा कि तुम उसके छोटे भालू हो जिसके साथ भी सेम चीज़ हो सकता है। और इसी के साथ अपने फायर को रिलीज करते हुए थंडर पाम को लॉन्च कर देता है, जिससे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। गाइज, यहाँ पर ये चेन का थंडर पाम को गौर से देखिए। लास्ट टाइम जब हम लोग ये अटैक देखे थे तब ये रेड कलर का था, पर अब इसका पूरा लुक ही चेंज हो चुका है। इससे पता चलता है कि ग्रेट डेमन ब्लड का ये चेन पर क्या असर हुआ है। इसका पावर अब नेक्स्ट लेवल पर चला गया है, इसलिए ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज और कोर फॉर्मेशन स्टेज वालों से बहुत आराम से लड़ पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो लड़का अपना एक स्पेशल अटैक जिसका नाम है बॉडी बाइंडिंग वाइन टेक्निक को लॉन्च करने के लिए अपने 2 फिंगर्स को ज़मीन पर सटाता है, जिससे बहुत सारे जंगली प्लांट्स निकलने लगते हैं जो ये चेन पर अटैक करने लगते हैं। इधर ये चेन जब इस अटैक को देखता है तो उससे बचने के लिए वो ज़मीन में ही अपने फायर फिस्ट से हिट कर देता है, जिससे पूरे फ्लोर से होते हुए उस प्लांट तक ये चेन का फायर पहुंच जाता है और उस प्लांट्स को बुरी तरीके से जलाने लगता है। फिर ये चेन उस पर जैसे ही अटैक करने जाता है तो वो लड़का अपने ऊपर सील्ड बनाने लग जाता है, जिसे देखकर ये चेन बोलता है कि ये क्या बकवास है। और इसी के साथ वो उसके सील्ड पर एक पंच मारता है, जिससे उसका सील्ड चकनाचूर हो जाता है और उसके इम्पैक्ट से वो लड़का फेंका जाता है। फिर जब ये चेन देखता है कि इस लड़के को कुछ नहीं हुआ तो वो अपने स्पीड शैडो 1000 मिराज टेक्निक का यूज़ करते हुए तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे ज़मीन में पटक देता है। और इसी के साथ वो लड़का हार जाता है, जिसे देखकर दूसरे डिसाइपल्स बोलने लगते हैं कि एक और गया। ये चेन तो बहुत दुष्ट है। इधर ये चेन अपना स्वॉर्ड चेंज करते हुए रेड हेवन स्वॉर्ड निकाल लेता है, जो इसका हेवन ब्रेकर स्वॉर्ड से बहुत ज़्यादा पावरफुल और हल्का है, जिससे ये चेन और भी ज़्यादा स्ट्रांग और तेज हो गया। और इसी के साथ इसका नेक्स्ट ओपोनेंट भी आ जाता है, जो आने के साथ ही अपने फायर ब्रीथ से अटैक कर देता है और इस फायर को अपने तरफ आते हुए ये चैन भी देख रहा होता है। और देखते ही देखते पूरे स्टेज में आग का सुनामी आ जाता है। पर अचानक ही सबको कुछ ऐसा दिखता है जिससे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ तक कि हम खुद भी। अचानक ही उस आग के बीच से वो लड़का स्टेज के बाहर फेंक दिया जाता है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये लोग ऐसे स्टेज के बाहर नहीं फेंके जा सकते। लगता है ये चेन का डेथ अब ये बान के हाथों लिखा है। ये चेन तो पूरा किलर है। इधर ये चेन के लेफ्ट हैंड का स्लीव फट चुका था, जिसे देखकर फैटी सोचता है कि ये चेन अब इंजर्ड हो चुका है, जो सच भी था। इसी के साथ नेक्स्ट ओपोनेंट भी आ गया, जो आने के साथ ही स्वॉर्ड से अटैक कर देता है ये चेन पर ये चेन उसे आराम से डॉज कर लेता है। इधर फैटी सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चेन का एनर्जी अभी नहीं तो जल्दी ही पूरा खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ये चेन उसके चेस्ट में लात मार के उसे स्टेज से बाहर फेंक देता है, जिससे वो लड़का हार जाता है। फिर बिना देरी किए दूसरा ओपोनेंट भी आ जाता है, जो सेम ये चेन पर अटैक कर देता है, जिससे स्टेज में ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और रेन यंग और डी यंग पीक के मास्टर्स को दिखाया जाता है, जो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि दर्जनों डिसाइपल्स जो ओरिजिनल रेल्म के हाइट पर हैं, वो सभी एक ची कंडेंसेशन वाले डिसाइपल को मार नहीं पा रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से। ये चेन किस तरह का पागल है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फेंग यून स्टेज को दिखाया जाता है, जहाँ लोग पूछ रहे होते हैं कि कितना लोग हो गए अब तक, तो बताता है कि
15 डिसाइपल्स का काम खत्म हो चुका है अब तक। फिर एक डिसाइपल बोलता है कि रेन यंग और डी यांग पी के आधे से ज़्यादा ट्रू डिसाइपल्स ये चैन से हार चुके हैं। फिर दूसरा डिसाइपल बोलता है कि मुझे अब भी ये चैन ज़्यादा बेटर नहीं लगता है। इधर ये चैन मानो एक चूसा हुआ आम की तरह दिख रहा है जो पूरा थक चुका है। फिर फैटी बोलता है कि ये चैन कुछ हो रहा है, तो ये चैन बोलता है आई नो, हम अब और ज़्यादा नहीं लड़ सकते। तभी एक लड़का जिसका नाम जू कैंग है वो स्टेज पर आ जाता है और ये चैन को ग्रीट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे देखकर ये चैन भी शॉक हो जाता है कि ये भला मानुस कहाँ से आ गया इस फाइट के बीच में। और पर वो लड़का जैसे ही ग्रीट करने के लिए अपना हाथ उठाता है तब उसके स्लीव के अंदर से एक स्नीक अटैक होता है जिसे ये चैन नोटिस कर पाता है और अचानक ही उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। साला हम तो इसको भला मानुस समझे थे पर ये तो हरामी निकला। छोड़ो। फिर ये चैन अपना पेट पकड़ कर बैठ जाता है और बोलता है कि तुमने फाइट करने के लिए फेंग यून स्टेज पर पॉइजन का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। तो वो लड़का बोलता है कि पॉइजन? कौन सा पॉइजन? ये चैन तुम चावल खा सकते हो पर बकवास नहीं कर सकते। तो वहाँ पर खड़े डिसाइपल्स बोलने लगते हैं कि हमने जू कैंग को पॉइजन का यूज़ करते हुए नहीं देखा। तुम एक जेंटलमैन को विलन साबित करने पर तुले हुए हो। तुम जानते हो कि तुम जू कैंग को नहीं हरा सकते, इसलिए तुम ये सब जानबूझकर बोल रहे हो। तुम्हें डर है कि तुम जू कैंग से हार जाओगे, इसलिए उसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाना चाहते हो। तुम तो बहुत डेंजरस हो। ये सब सुनकर एक लड़का बहुत खुश हो रहा था जो टेबल पर बैठकर चाय का चुस्की ले रहा था और बोल रहा था कि ये किस्मत है मुझे यांग फैंग और डियांग फैंग को प्रोवोक करने की। ये तीनों शायद मेन डिसाइपल्स हैं रेन यांग और डी यांग पीक के। इधर येचन का फायर एक्टिवेट हो चुका था जो उसके पूरे बॉडी को घेर लिया था और उसके अंदर जो पॉइजन है उसे ख़त्म करने लग जाता है। इधर जूकैंग बड़ा खुश हो रहा था और ये चेन को टॉन्ट मारते हुए पूछता है कि क्या हुआ जूनियर ब्रदर, कुछ गड़बड़ है क्या? वैसे बीमारी का दिमाग नहीं होता। इधर फैटी बहुत परेशान हो जाता है और दौड़ते हुए येचन के पास पहुंच जाता है, पर सडनली उसे याद आता है कि येचन के पास तो ट्रू फायर है जो उसे पॉइजन फ्री रखता है। तो वो खुश हो जाता है और दूसरों को ड्रामा दिखाते हुए बोलने लगता है कि ये चैन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे फैमिली, बीवी, बच्चे सबका ख्याल रखूँगा तुम्हारी जगह। ये सुनकर सभी मुंह बनाते हुए बोलते हैं कि ये चैन का तो शादी ही नहीं हुआ है अभी तक, कितना फेक ड्रामा कर रहा है। हद है फैटी। पर फैटी अभी भी चालू रहता है और बोलता है कि ये चैन, तुम्हारा ज़िंदगी कितना दर्दनाक रहा है। इधर ये चैन जूकैंग से बोलता है कि तुमने मुझे पॉइजन देने की हिम्मत की, तुम सच में सिंपल नहीं हो। तो जूकैंग बोलता है लिटिल ब्रदर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो ये चैन बोलता है और टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। तो जूकैंग ड्रामा करते हुए बोलता है कि छोटे भाई का केयर करने के लिए मेरे जैसे बड़े तुम्हारे साथ कुछ देर ज़रूर खेलेंगे। इसी के साथ वो येचन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर येचन हंसने लगता है और तुरंत ही जंप मार के उसके ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर जूकेंग बहुत शॉक हो जाता है। इधर येचन उसके कंधे पर एक अटैक करते हुए उसे ज़मीन में पटक देता है और चवन्नी वाला मुस्कान मार देता है, जिसका मतलब है कि कांड हो गया। इधर जूकैंग के सपोर्टर आपस में बोलने लगते हैं कि ये चैन को पॉइजन नहीं लगा क्या? पर मैंने तो खुद देखा था कि जूकैंग का पॉइजन ये चैन को लगा था। इधर ये सब सुनकर जूकैंग दर्द से तड़पते हुए भी उन लोगों से बोलता है कि नहीं नहीं, हम क्लियर हैं। तो ये चैन हंसते हुए पूछता है कि आप क्या क्लियर हो सीनियर? क्या आप इस लिटिल ब्रदर के साथ और मस्ती नहीं करना चाहते? चलो इधर आओ, मुझे तुम्हारे फायर को देखने दो। ये सुनकर तो जूकैंग बहुत शॉक हो जाता है और अपने हाथ को देखने लगता है, तो पता चलता है कि उसे पॉइजन दे दिया गया है। और फिर उसे वो सीन याद आने लगता है जब येचन उसके कंधे पर हिट किया था। तो ये सब सुनकर येचन पूछता है कि कौन सा पॉइजन? तो जूकैंग बोलता है कि ये चैन, तुमने मुझे पॉइजन देने की हिम्मत की। तो ये चैन बोलता है कि अच्छा अच्छा, अब समझे, आप मुझसे लड़ने से डर रहे हैं, इसलिए जानबूझकर मुझे फंसाना चाहते हैं। जूकैंग ब्रदर, चावल जूठा हो सकता है पर वर्ड्स बिल्कुल नहीं। इधर फैटी ये चैन का साथ देते हुए बोलता है कि मैंने ये चैन को पॉइजन देते हुए नहीं देखा।
तुम अपने चालाकी का इस्तेमाल मत करो। अगर तुम हार रहे हो तो ये चैन ने तुम्हें पॉइजन दिया। तुम कितने चालाक हो। इधर जुक्यांग का तो हालत ही बुरा हुआ जा रहा था। उसके मुंह से ब्लड भी आना शुरू हो गया। फिर उसके सपोर्टर्स चिल्लाने लगते हैं कि ये चैन, तुमने क्लियरली जुक्यांग को पॉइजन दिया। तुमने फेंगयुन स्टेज के रूल्स को तोड़ा है। यहाँ पॉइजन देना मना है। ये सब सुनकर फैटी गुस्से में आ जाता है और अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम सब पगला गया है। जिसके प्रेशर से ही उन लोगों का फट जाता है। पर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए येचन पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलने लगता है कि ये सब आर्गुमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं। येचन ने क्लियरली पॉइजन का इस्तेमाल किया है। उसे सज़ा मिलना चाहिए। येचन बहुत चालाक है। हाँ हाँ, वो बहुत चालाक है। उसे सज़ा मिलना ही चाहिए। इधर फैटी का ये सब सुनकर सटक जाता है और अपने पावर से उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत दूर फेंका जाते हैं। जिसे देखकर वहाँ के सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं कि इसका साउंड वेव बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये ज़रूर इसके फैमिली का सीक्रेट टेक्निक होगा। इधर फैटी उन पर लगातार अटैक किए ही जा रहा था, जिससे डर कर वहाँ के लोग चिल्लाने लगते हैं कि क्या ये एक मॉन्स्टर है, और वहाँ से सभी भागने लग जाते हैं। तो फैटी उन्हें भागते देख पीछे से चिल्लाने लगता है कि दोबारा आए तो दोबारा से पीटूंगा। इधर ये सब देखकर येचन हंसने लगता है और बोलता है कि हम लकी हैं कि तुम हो यहाँ मेरे लिए। अब चलो यहाँ से। तो फैटी ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए उससे घूरने लगता है कि ये चलने क्यों बोल रहा है। तभी एक लड़का का एंट्री होता है, जो आते ही बोलता है कि तुमने मेरे ब्रदर्स को तब तक पीटा जब तक वो लंगड़ा और लूल्हा ना हो गए, और अब तुम जाना चाहते हो। ये थोड़ा अजीब नहीं है। फिर बताया जाता है कि ये लड़का का नाम होंग यू है, जो रेन यांग पीक का एक डिसाइपल है। इसी के साथ एक और लड़के का एंट्री होता है, जिसका नाम जी सैन है, जो डी यांग पीक का एक फर्स्ट ट्रू डिसाइपल है। ये दोनों बोलने लगते हैं कि लोगों को मार कर यहाँ से जाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग गायब हो गए हैं? इसलिए प्लीज़ हमारे साथ एक अच्छे बच्चे की तरह फाइट करो, वरना तुम यहाँ से आज जा नहीं पाओगे। तब ये चैन पूछता है कि क्या तुम लोग अब मुझे फाइट के लिए फोर्स करोगे? तो वो लोग बोलते हैं कि अगर हम किए भी तो क्या हम लोग पुरानी चीज़ें भूल नहीं सकते। तो ये चैन बोलता है कि स्ट्रांग होकर कमज़ोर को बुली कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा? तो फैटी इन लोगों का इंटेंशन को समझ जाता है, इसलिए वो ये चैन को वहाँ से ढकेलते हुए ले जाने लगता है। और तभी हैंग्यू उन पर पीछे से अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये चैन भी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि पानी पीने। हद हाल है यार, ऐसे कौन जवाब देता है। इधर ये दोनों एक दूसरे के अटैक के इम्पैक्ट से पीछे फेंका जाता है, पर ये चैन का हालत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसका पावर ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। फिर वो मन में सोचता है कि हम और ज़्यादा देर नहीं लड़ सकते। अगर हम ठीक होते तो और ज़्यादा स्पीड से लड़ते। इधर जी शैन भी बेशर्मी का हद पार करते हुए एक ही साथ येचन पर अटैक कर देता है, पर जी सैन के अटैक को फैटी बीच में आकर अपने वेपन से रोक लेता है और बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बेशरम लोगों को देखा है, पर इतना ज़्यादा बेशरम नहीं देखा। क्या ये लोग सच में रियल डिसाइपल्स हैं? इसी के साथ इन चारों के बीच फाइट शुरू हो जाता है, जिसमें फैटी जी सैन से तो ये चैन होंग्यू से लड़ने लगता है। पर तभी होंग्यू का स्वॉर्ड ये चैन के लेफ्ट आर्म में घुस जाता है, जैसे ये चैन दर्द से कराते हुए पीछे चला जाता है। और यहाँ रियल फाइट शुरू हो जाता है, क्योंकि तभी जितने भी बचे हुए डिसाइपल्स थे वो सभी एक साथ येचन पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ पर खड़े डिसाइपल्स, जो कि लड़ाई नहीं कर रहे, आपस में बोलने लगते हैं कि एल्डर डाओ जी ये सब क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या इन लोगों को सेक्ट के द्वारा पनिश किए जाने का डर नहीं है? क्या तुम नहीं देख पा रहे कि इतना हिम्मत ये लोग इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि इनके पीछे ज़रूर कोई स्ट्रांग इंसान है, और आज तो अच्छे वाले एल्डर्स भी सेक्ट में नहीं है। इसका मतलब आज ये चैन मरने वाला है। तभी स्टेज को दिखाया जाता है, जहाँ किसी ने हेवनली थंडर का यूज़ किया। ये कोई और नहीं बल्कि ये चैन ही है, जो गुस्से में इन लोगों की तरफ आगे बढ़े जा रहा है और बोलता है कि अब आओ तुम लोग। इधर हेवनली थंडर देखकर इन लोगों का फट ही जाता है और बोलता है कि ये चैन, तुमने फेंगयुन स्टेज का रूल तोड़ा है, तुमने हेवनली थंडर का इस्तेमाल किया है। तो ये चैन भी गुस्से में बोलता है कि
तुम लोग दिन के उजाले में रूल को तोड़ते हुए मुझ पर एक साथ अटैक कर रहे हो, तो फिर हम हेवनली थंडर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, दोनों ही तरफ मौत है, और ये कंफर्म है कि तुम सब नर्क के रास्ते में हो। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर ये पागल है तो हम भी पागल हैं, इसे नहीं छोड़ना है आज। तो ये चैन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तो आओ ना इस कर्स थंडर के अंदर, आज सब मरेगा यहाँ। तभी वहाँ यिनका आ जाता है, जो ये चैन से बोलता है कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो कि दिन के उजाले में हेवनली थंडर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चैन भी गुस्से में बोलता है कि तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि हम हेवनली थंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये नहीं दिख रहा कि ये सभी लोग मुझे घेर के रखे हुए हैं। तो इनका बोलता है कि ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि तुम हेवनली थंडर का यूज़ करो। तो ये चैन बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो, है ना? अगर कोई तुम्हारे गर्दन पर चाकू रखे हुए रहेगा तो तुम आज्ञाकारी बनते हुए उसके चाकू को अपने गले से सटाए हुए रहने दोगे ताकि वो तुम्हें मार दे, है ना? हम हेवनली थंडर का यूज़ सिर्फ खुद को बचाने के लिए किए। पर इनका ये चैन को अपने पावर से बांधते हुए बोलता है कि इसका फैसला डिसिप्लिनरी हॉल में किया जाएगा, इसे ले जाओ यहाँ से। ये देखकर तो ये चैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो बंधा हुआ था। फिर इनका सिंसियर बनते हुए बोलता है कि रूल्स हमेशा फेयर और स्ट्रिक्ट होते हैं, और अपने जूनियर को ऑर्डर देता है कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उसे हॉल के पीछे ले जाया जाए। इधर फैटी ये सब देखकर सब कुछ समझ चुका था कि ये लोग बहुत पहले से ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। फिर ये चंद फैटी को चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी को यहाँ से ले जाओ सेफली। और फैटी सोच रहा था कि ये सभी आपस में मिले हुए हैं, अगर मेरा जियोन फैमिली पूरी ताकत भी लगाएगा तब भी डिसिप्लिनरी हॉल में ये चैन को मरने से नहीं बचा पाएगा। तभी फैटी को याद आता है कि ये लोग इसे बचा बैक स्टेज में ले गए हैं, और शौक होते हुए सोचता है कि ये लोग बैक स्टेज क्यों ले गए हैं, क्या चीज़ें इससे भी ज़्यादा ख़राब है जैसा दिख रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डिसिप्लिनरी हॉल को दिखाया जाता है, जहां यिनका ये चैन से पूछ रहा था कि तुमने हेवनली थंडर का यूज़ किया, क्या तुम इस क्राइम को एडमिट करते हो? तो ये चैन जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया, वो लोग मुझे मारना चाहते थे। जिससे सुनकर दूसरे डिसाइपल्स बोलने लगते हैं कि इसकी बात मत सुनो, ये सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इनका भी ये चैन से बोलता है कि तुम बकवास करना बंद करो, भला कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा। तो उसके साथ वाले बोलते हैं कि यंग जनरेशन काफ़ी एरोगेंट हो चुके हैं, तो सोचो भला फ्यूचर कैसे होगा। अगर हम इसे पनिश नहीं करेंगे तो हैंग्यू सेक्ट के रूल को कैसे बचाएंगे। इधर वो सभी डिसाइपल्स जो येचन से पिटा है, वो लोग भी चिल्ला चिल्ला कर येचन के अगेंस्ट बके जा रहा था। फिर इनका पूछता है कि येचन कुछ और है बोलने को, तुम चुप क्यों हो गए? अगर तुम्हें ऐसे ही चुप रहना है तो इससे अच्छा है कि अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लो। इधर येचन सब कुछ समझ चुका था, इसलिए शांत था। फिर बोलता है कि बेकार में बकवास करना बंद करो और जो करना है करो। ये सुनकर यिनका खुश हो जाता है और आर्टिकल 9 के बारे में बताने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग जो कोई भी हैंग्यू सेक्ट में हेवनली थंडर का यूज़ करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। और मज़े लेते हुए बोलता है कि तुम्हें मारने का बहुत तरीका है, तो कैसे मारो? चलो भीख मांगो अपनी ज़िंदगी की, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। तभी कोई पीछे से उससे बोलने लगता है कि प्लीज़ इसे मत मारो। जब पीछे देखता है तो पाता है कि ग्रैंडपा वहाँ खड़े थे, जो उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि येचन को ना मारे। जिसे देखकर येचन बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ग्रैंडपा, इन लोगों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइगर बेबी यानी हुआ को अपने साथ लीजिए और हैंग्यू सेक्ट से जल्दी से चले जाइए। पर ग्रैंडपा उसे शांत रहने बोलते हैं और यिनका से बोलते हैं कि इसे जाने दो, ये एक बच्चा है। तो यिनका बोलता है कि इसे जाने दूँ? झैंगफेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसने हेवनली थंडर का यूज़ किया है, ये कर्स्ड हो चुका है, अब इसका मरना
तय है। ये सुनकर ग्रैंडपा अपना लाठी फेंक देते हैं और अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं, जिसे देखकर ये चैन का दिमाग खराब हो जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं। फिर ये चैन बोलता है कि ग्रैंडपा, आप ऐसे कैसे इसके सामने झुक सकते हैं? ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इधर ग्रैंडपा लगातार उससे रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि ये चैन को छोड़ दें, पर यिनका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? वैसे भी तुम्हारा मरना यहाँ यूजलेस है, तो जाओ यहाँ से। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तो इसकी जगह मेरी लाइफ ले लो और इसे जाने दो, मैं भीख मांगता हूँ। पर यिनका उसके चेस्ट पे एक लात मार देता है, जिससे ग्रैंडपा पीछे फेंका जाते हैं और बोलता है कि तुम सिर्फ एक कचड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ नेगोशिएट करने की? लेकिन ग्रैंडपा दोबारा से उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो बच्चा है, उसे जाने दो। पर इस बार ग्रैंडपा के मुंह में लात मार देता है, जिससे ग्रैंडपा पीछे फेंका जाते हैं और बोलता है कि मेरे कपड़े खराब मत करो। ये देखकर येचन का आत्मा जल जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यिनका, अगर मैं आज नहीं मरा तो तुझे जान से मार दूंगा, और अगर मर गए तो भी घोस्ट बनकर तुझे जीने नहीं देंगे, तुझे मरना ही होगा। जिसे देखकर यिनका डर जाता है और अपने जूनियर से बोलता है कि जल्दी करो, ये पागल हो रहा है, इसे जान से मार दो। तभी एक लड़का एक स्वॉर्ड लेकर आता है, जो ये चैन का सर काटने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर स्वॉर्ड चला भी देता है। पर जब तक स्वॉर्ड उस तक पहुंचता, उससे पहले ही कोई उस स्वॉर्ड पर अटैक करके उसके दो टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर सबका जान ही अटक जाता है। और जब सभी उस इंसान को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं कि वो पिल पवेलियन के फर्स्ट सीट जूफू है, जो हैंगयू सेक्ट के प्रेजेंट मास्टर के सीनियर ब्रदर और पूरे हैंगयू सेक्ट के अकेले एल्केमिस्ट हैं। जूफू ही एक लौते इंसान है जो पूरे हैंगयू सेक्ट के को स्पिरिट पिल्स और लिक्विड सप्लाई करते हैं, जिसके वजह से इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा ऑनरेबल है, जो किसी से भी मैच नहीं किया जा सकता इस सेक्ट में। और सभी डिसाइपल्स, यहाँ तक कि एल्डर्स को भी इन्हें रिस्पेक्ट देना पड़ता है। फिर जूफू बोलते हैं कि आज कमेंडमेंट हॉल कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है। इधर जूफू को देख के सभी डिसाइपल्स उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। तभी जूफू का नज़र ग्रैंडपा पर पड़ता है, जिनसे वो पूछता है कि क्या आप ही जैंग फेंग है? तो ग्रैंडपा भी बताते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ। इसी के साथ जूफू अचानक से अपना पावर ग्रैंडपा पर रिलीज कर देते हैं और एक पिल उनके मुंह के अंदर फेंक देते हैं, जो सीधा ग्रैंडपा के गले से होते हुए उनके पेट में चला जाता है। और अचानक ही ग्रैंडपा दर्द से तड़पने लगते हैं, पर कुछ देर बाद वो ठीक हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जूफू ने उनका टूटा हुआ मेरिडियंस को रिपेयर कर दिया। इसका मतलब है कि अब ग्रैंडपा दोबारा से कल्टीवेट कर सकते हैं और साथ ही दूसरों को उनका औकात दिखा सकते हैं। इस प्रेजेंट को पाकर ग्रैंडपा खुशी से उनके आगे झुकते हुए उन्हें थैंक्स बोलते हैं। तो जूफू भी काइंडनेस दिखाते हुए उन्हें बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप और हम तो एक ही हैं। फिर पूछते हैं कि आप बस मुझे इतना बताइए कि आपको किसने हर्ट किया। और इसी के साथ वो यिनका के लोगों के तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। ये सुनकर तो यिनका का तो फट ही जाता है और डरते हुए सामने आता है और बोलता है कि एल्डर, मैंने इन्हें गलती से हर्ट कर दिया। इसी के साथ उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे उसका मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। और फिर उससे बोला जाता है कि एक डिसिप्लिनरी हॉल के फर्स्ट सीट डिसाइपल होकर तुम अपने एल्डर को हर्ट करने की हिम्मत करते हो, तुम क्या अपनी मौत ढूंढ रहे हो? ये सुनकर यिनका इतना ज़्यादा डर जाता है कि अपने सिर को ज़मीन में बार बार पटकते हुए जूफू से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि झाओ झिजिंग का डिसाइपल ये जानता है कि उससे गलती हुई है, बस इस बार इसे माफ़ कर दिया जाए। गाइज, यहाँ बता दूँ, झाओ झिजिंग यिनका का मास्टर है और यहाँ पर ये खुद के बारे में बात कर रहा है। तो जूफू बोलते हैं कि तो तुम जानते हो अपनी गलती और तुमने अपनी गलती एडमिट भी कर ली है, तो फिर भूल जाओ। भला कमांडमेंट हॉल का क्या फ़ायदा फिर, अगर तुम्हें ऐसे ही जाने दूँ तो। तभी किसी का पीछे से आवाज़ आता है, जो बोलता है कि ब्रदर,
जू किस चीज़ ने आपको गुस्सा दिला दिया। इसी के साथ यिनका के मास्टर का एंट्री होता है जिसका नाम है झाओ ज़ेजिंग। जब जूफू एल्डर झाओ ज़ेजिंग को देखते हैं तो उनको टॉन्ट मारते हैं कि ब्रदर झाओ, आपके पास बहुत अच्छा डिसाइपल है। यह सुनकर जब एल्डर झाओ यिनका से पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तो यिनका डरते हुए बताता है कि उसने गलती से ग्रैंडपा को इंजर्ड कर दिया। यह सुनकर तो एल्डर झाओ शौकी हो गए। फिर एल्डर झाओ जूफू को समझाते हुए बोलते हैं कि ग्रैंडपा को उनके मास्टर ने माउंटेन के नीचे भेज दिया है पनिशमेंट के रूप में। तो ये सुनकर जूफू बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर इन्हें नीचे भेज भी दिया गया है तब भी ये हैंगयू सेक्ट के एल्डर ही रहेंगे और कोई भी इन्हें बुली या हर्ट नहीं कर सकता। अगर आप अपने एल्डर के साथ कोई भी गलत हरकत करते हैं तो इसे पनिशमेंट के लायक समझा जाएगा। अब आप इस मैटर को किस तरह समझाना चाहेंगे दूसरों को ब्रदर झाओ। एल्डर इधर ये चैन ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज हो चुका है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा जूफू सच में हमारे तरफ है या ये भी एक ड्रामा है। इधर जब तक ये चैन ये सब सोच ही रहा था कि जूफू ये चैन को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या यही वो डिसाइपल है, तो मैं इसे अपने पास ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर जूफू यिनका से बोलते हैं कि तुम्हें कुछ बोलना है। तो यिनका एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये चेन ने हेवनली थंडर का यूज़ किया लोगों को मारने के लिए। तो ये सुनकर एल्डर झैंग बोलते हैं कि ब्रदर जूफू, ये चेन ने एक डेथ क्राइम किया है। मुझे डर है कि अगर आप इसे ले जाएंगे तो बस इतना बोलना ही था कि पीछे से किसी का आवाज़ आता है कि ये चेन ने जो भी किया सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। फिर जब सभी पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि फैटी दरवाजे से होते हुए बहुत तेज़ी से अंदर आता है और बोलता है कि इन घटिया लोगों के ग्रुप ने मिलकर बारी बारी से ये चेन के साथ लड़ाई की। क्या आप लोगों को इनका हारा हुआ चेहरा नहीं दिख रहा? ये हारे हुए और सेमलेस लोग हैं जिन्होंने ये चेन को ज़बरदस्ती लड़ने के लिए मजबूर किया। उससे तब तक लड़ना चाहे जब तक कि वो मर ना जाए। वो और फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए इन सभी ने एक साथ मिलकर उस अकेले पर अटैक कर दिया। इसलिए ये चैन को खुद को बचाने के लिए हेवनली थंडर का यूज़ करना पड़ा। मास्टर जू, आप बुद्धिमान हैं, इन्हीं इनकी बातों से बेवकूफ़ मत बनिए। ये सब सुनकर जूफू एल्डर झैंग से बोलते हैं कि हैंगयू सेक्ट में अपने प्रैक्टिशनर्स को सीरियसली इंजर्ड करना और एल्डर्स एल्डर्स को हर्ट करना एक क्राइम है, एक ऐसा क्राइम जिसका सज़ा सिर्फ डेथ है। ये सुनकर तो यिनका और एल्डर झैंग दोनों का फट के 50 हो जाता है। फिर जूफू बोलते हैं कि इसलिए इन सभी को डेथ पनिशमेंट मिलेगा, वो भी एक ही साथ। ये सुनकर तो यिनका के साथ साथ सभी डिसाइपल्स का मानो जान ही हलक में अटक गया हो। तो एल्डर झाओ पूछते हैं कि ब्रदर जू, आपका क्या मतलब है? तो जूफू बोलते हैं कि मैं डेथ पेनल्टी को लागू कर रहा हूँ फेयरली और स्ट्रिक्टली। इन सभी ने क्राइम किया है जिसका सज़ा सिर्फ डेथ है, तो फिर सज़ा सिर्फ ये चैन को ही क्यों मिले? तो एल्डर झाओ बोलते हैं कि ब्रदर जू, आप हमारे बीच रिलेशनशिप्स को क्यों ख़राब करना चाहते हैं? इतनी जिद्दीपन क्यों? तो जूफू बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो चलिए फिर पीस चूज़ करते हैं। मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगा और इसे खुद सजा दूंगा और बाकी के सभी डिसाइपल्स को आप हैंडल कीजिए। तो सिचुएशन को समझते हुए एल्डर झाओ भी मान जाते हैं। ये सुनकर यिनका एल्डर झाओ को कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर एल्डर झाओ उसे डांट देते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद तुम मेरे साथ हेल में रहोगे। ये सुनकर तो यिनका का फिर से फट जाता है। इधर ये चैन को चैन से छुड़ा लिया जाता है और फैटी उसे अपने कंधे में लेकर जूफू के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है। तब ये चैन फैटी से थैंक्स बोलता है, तो फैटी भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि थैंक्स कैसा, अब तुम सेफ हो, अब तुम थोड़ा देर सो जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और मास्टर जी और मास्टर किंग यांग को दिखाया जाता है जो एक डिसाइपल से सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। तो डिसाइपल बताता है कि जूफू और एल्डर झाओ के झगड़े के वजह से ये चैन को नहीं मारा गया। ये सुनकर दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं कि जूफू भला बीच में क्यों आया? क्या ये चैन के पावर की
की वजह से अब जूफू के प्रोटेक्शन की वजह से ये चैन को टच भी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये चैन को दिखाया जाता है जो बेड पर सो रहा था, पर अचानक ही आँख खोल लेता है और उठ के बैठ जाता है, जिसे देखकर फैटी दौड़ते हुए उसके पास आता है और बोलता है कि तुम फाइनली जग गए, तुम कितने अनलकी हो, बट तुम्हारा नसीब अच्छा है कि हम तुम्हारे पास हैं। तो ये चैन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ढकार लेने वाले हैं, वैसे हम कहाँ हैं। ये सुनकर फैटी हंसने लगता है और फैटी सीरियस होकर बोलता है कि हम तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे फायर का सौदा किए हैं जूफू से। पर ये चैन ये सुनकर गुस्सा नहीं होता, उल्टा उससे बोलता है कि हम समझ सकते हैं, हम दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए डोंट वरी। फिर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है कि मैं कैसे कहूँ ये, पर जूफू थोड़ा डिसेंट लगता है, मानो जैसे कि वो एक्चुअली में एक बिच हो। तो फैटी बोलता है तुम्हें डर है कि वो तुम्हारा ट्रू फायर ले लेगा, इसलिए ना। तो ये चैन बोलता है वो मुझे क्यों बचाया होगा, उसका क्या पर्पस होगा। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ट्रू फायर के लिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फैटी बोलता है कि क्या अब तुम जूफू के बारे में पता करोगे। ट्रू फायर बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर जूफू अच्छे इंसान हैं तो भी वो इस फायर को लेना चाहते हैं। तभी जूफू अचानक से अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों डर जाता है। पर ये चैन उनके सामने झुकते हुए उन्हें थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। तो जूफू भी काइंडनेस दिखाते हुए बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर ये चैन बोलता है कि एल्डर, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा फायर ले सकते हैं। तो जूफू बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है कि मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ कि नहीं। वैसे दिखाना अपना फायर को ज़रा। जैसे ही ये चैन उसे बाहर निकालता है तो उसका आँख ही फटा रह जाता है और अपने बुक में उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि यह फर्स्ट टाइम है कि हम एक गोल्डन फ्लेम देख रहे हैं। इसके बारे में तो बुक ऑफ फ्लेम्स में भी रिकॉर्डेड नहीं है। मुझे याद है कि फायर ऑफ अर्थ और फायर ऑफ स्काई इन दोनों के बारे में लिखा हुआ है, पर ये गोल्डन फायर के बारे में तो कुछ भी नहीं। ये तो बिल्कुल एक, इतना बोलकर एक डेविल स्माइल देने लगता है और इसी के साथ उस फायर को लेने के लिए ये चैन पर जंप मार देता है। पर इससे पहले कि उसका हाथ फायर को टच कर पाता, तभी ट्रू फायर अपना डेविल लुक के साथ बाहर निकल जाता है और उसे अपने पावर से पीछे फेंक देता है। इधर जूफू ट्रू फायर के रियल आइडेंटिटी को देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और देखते देखते पूरे फ्लोर में आग फैल जाता है। फिर कुछ देर बाद दोबारा से ट्रू फायर येचन के बॉडी में वापस आ जाता है। यह देखकर तो येचन भी शॉक हो जाता है कि उसका फायर को चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाया और उसका फायर अपने आप वापस चला आया। बट लकीली इस इंसिडेंट के वजह से किसी को भी चोट नहीं आया सिवाय जूफू के, जिनका तो हालत ही ख़राब हो चुका था डर से। और डरते हुए बोलते हैं कि ये फायर स्पिरिट तो बहुत चालाक है। एक्चुअली में हम चाहते थे कि तुम्हारे फायर को अपने बॉडी के अंदर ले ले और मरने के बाद तुम्हें वापस दे दे, पर लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में तुम्हारे फायर ने तुम्हें चूज़ किया है, ये चांस तुम्हें मिला है। अब जब इसने तुम्हें चूज़ कर ही लिया है तो हम इससे फोर्स नहीं कर सकते। तो फैटी पूछता है कि एल्डर, जितने भी हेवन एंड अर्थ के फायर होते हैं, क्या उन सभी में सोचने समझने की शक्ति होती है। तो जूफू बोलते हैं कि लिटिल बडी, तुम्हारा नॉलेज काफ़ी छोटा और कम है। सारे ही फ्लेम्स जो हेवन एंड अर्थ के नस्ल के हैं उनमें स्पिरिचुअलिटी होता है, पर स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही अलग अलग है। अगर इसे लेवल में डिवाइड किया जाए तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का लेवल स्पिरिचुअलिटी से कई गुना ज़्यादा होता है। ये सुनकर तो फैटी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो ये चैन पूछता है कि इसे कौन कौन से लेवल में डिवाइड किया गया है। तो जूफू बताते हैं कि ये काफ़ी लंबा स्टोरी है, पर कुछ रियल फायर्स के लेवल को उनके स्पिरिचुअलिटी के लेवल और उनके फ्लेम्स के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। और जितना मैंने इतने सालों तक प्रैक्टिस किया है उससे बस इतना ही बोला था कि अचानक जूफू अपने टीचर वाले मोड से बाहर आते हुए येचन पर ऐसा चिल्लाते हैं कि जैसे 500 साल से इन्हें सेक्स करने नहीं मिला और येचन इनके सामने लगा पड़ा है और ये देखकर इनका जल गया। फिर जूफू चिल्लाते हुए येचन से बोलते हैं कि क्या ये सही समय है इन सब बात करने के लिए। ध्यान से सुनो लिटिल बास्टर्ड।
हम बिना कुछ लिए तुम्हारी जान नहीं बचा सकते, इसलिए अब से तुम इस ओल्ड मैन की एल्केमी में हेल्प करोगे। तो ये चैन थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है कि मुझे एल्केमी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस स्पिरिट लिक्विड रिफाइन करने आता है। इसी के साथ जूफू का 5 किलो का हाथ सीधा ये चैन के सिर पे पड़ता है, जिससे उसका आत्मा बस शरीर छोड़ने ही वाला था पर रुक जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि अगर हम चले गए तो इस बेचारे का क्या होगा। इसलिए चुपचाप से वहीं रुककर उसके दिमाग को देखने लगता है, जिसका जूफू के मुक्के के वजह से ऑमलेट बन चुका था। इधर बेचारा फैटी भी डर जाता है ये चैन का ऐसा हालत देखकर। इधर जूफू उसको पीटते हुए बोलते हैं कि ये ओल्ड मैन अब से तुम्हें एल्केमी सिखाएगा, और एक केकड़ा वाला वॉक करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि इस ओल्ड मैन को अब अपने कपड़े बदलने जाना है और 3 दिनों में अपने अंदर के एल्केमी को जगाना मत भूलना। और खुद से बोलते हैं कि हे राम, मेरा फूटा किस्मत, ये कितना शर्मनाक है कि हम उस रियल फायर का एक बाल तक नहीं ले सके। मेरे साथ कितना बुरा हुआ मम्मी। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा के घर को दिखाया जाता है, जहाँ ये चैन बेड पर सो रहा था, पर उसका पूरा बॉडी एक रेड कलर के पावर से पूरा घिरा हुआ था और उसे तकलीफ भी हो रहा था, मानो जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। फिर तभी उसका आँख खुलता है तो अपने आसपास देखकर सोचने लगता है कि हम कहाँ हैं। फिर सामने कुछ देखता है, जैसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा सा कल्ड्रन कॉल्ड्रन टाइप का दिख रहा था, जो पता नहीं क्या है। पर इसके वजह से उसका सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और इसी के साथ वो सपने की दुनिया से बाहर आ जाता है, जहाँ दर्द के मारे उसका हालत बहुत बुरा हो चुका है। क्लियरली तो नहीं पता गाइज, बट आई थिंक कि ये उस डेमन ब्लड की वजह से हो रहा है। मे बी वो कोई ट्रेजर या किसी जगह के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। हम गलत भी हो सकते हैं, श्योर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये चैन को फील होता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा था। फिर कुछ टाइम अपने आप को नॉर्मल करने के बाद अपने ग्रैंडपा के रूम के पास चला जाता है, जहां उन्हें विंडो से देखते हुए खुद से बोलता है कि सीनियर, वो हम ही थे जिसकी वजह से आपको बेइज्जत होना पड़ा, पर मैं कसम खाता हूँ कि जिन भी लोगों ने आपके साथ ऐसा किया उन सभी को इसका 1000 गुना ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन बाद लिंक्डइन पवेलियन को दिखाया जाता है, जहां जूफू किसी को स्पिरिट पिल दे रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी बहन ये चैन का इज्जत लूटी थी और ये उसकी जुड़वा बहन कन्नौट है, जिसे देखकर ये चैन हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है कि क्या ये वही लड़की है या कोई उसकी जुड़वा बहन। दोनों को साथ में ये चैन आज तक नहीं देखा, इसलिए आज भी इसी को अपनी हीरोइन समझ लेता है। इधर जूफू कन्नौट से पूछता है कि क्या तुम सच में आउटर डोर के डिसाइपल्स में से किसी को अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हो? तो कन्नौट बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिग ब्रदर ने फोर्स किया है एक डिसाइपल को चूज़ करने के लिए जिसके पास नेचुरल टैलेंट हो। इसी के साथ ये चैन भी वहाँ पहुँच जाता है, जो बहुत खुश था, पर उसे देखते ही कन्नौट पहचान जाती है और बोलती है कि तुम। इधर कन्नौट को देखने के बाद तो ये चैन का डर से टाई टाई फुस हो जाता है। इधर कन्नौट भी उसे देखकर हाय बोलती है, तो जूफू पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? पर ये चैन इसे देखने के बाद दोबारा इसके सामने से भागने लग जाता है। यह देखकर कन्नौट हंसने लग जाती है और बोलती है कि दोबारा भागना चाहते हो, और ये बोलकर अपने पावर से उसे बांध देती है और अपने पास खींच लेती है। ये सब देखकर तो जूफू को कुछ समझ ही नहीं आता, तो वो इन दोनों से पूछने लगते हैं ये क्या चल रहा है। तब कन्नौट बताती है कि हम इससे पहले होशान माउंटेन में मिले थे और जैसे ही इसने मुझे देखा ये डर के भाग गया। फिर एक डरावना नज़र डालते हुए ये चैन से पूछती है कि क्या हम तुम्हें डरावनी दिखते हैं? ये सुनकर तो ये चैन का फट ही जाता है और डर के मारे बोलता है कि नहीं नहीं, आप डरावनी कहाँ, आप तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। फिर कन्नौट पूछती है तो मुझे देखकर हमेशा क्यों भाग जाते हो? लास्ट टाइम भी जब मिले थे
तब भी भाग गए थे और आज भी सेम कर रहे हो। तो जूफू पूछता है कि ये चैन तुमने कुछ गलत काम किया है क्या? तो ये चैन डर के मारे बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जूफू फिर से पूछते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो? इधर ये चैन का नाम सुनकर कन्नौट सरप्राइज हो जाती है और बोलती है तो तुम हो ये चैन। और इसी के साथ उसके पिछवाड़े पे लात मारते हुए उसे खुद से थोड़ा दूर कर देती है और जूफू को बताती है कि इसने रेन यांग और डी यांग पीक के दर्जनों से ज़्यादा ट्रू डिसाइपल्स को पीट पीट कर विकलांग बना दिया। ये मैटर तो इनर डोर के अंदर भी काफ़ी फैल चुका है। उन डिसाइपल्स को पीटना इतना आसान भी नहीं। ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर ये चैन से पूछती है कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? इधर ये चैन ये सब सुनकर सोचने लगता है कि उस रात जो जंगल में मिली थी वो कंफर्म ये नहीं है, पर इन दोनों का फेस बिल्कुल सेम है। अगर हम इसका डिसाइपल बन गए तो एक दिन ये ज़रूर मुझे मार डालेगी अगर इसे उस रात के बारे में पता चल गया तो। इधर ये चैन ये सब सोच ही रहा था कि जूफू अपने डंडे से इसके पिछवाड़े पे एक शॉट लगा देता है, जिससे ये चैन दर्द से हवा में ही उछल जाता है। फिर जूफू बोलते हैं कि गंदे बच्चे ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारा अच्छा नसीब ठीक तुम्हारे पास है। तो कनॉट भी बोलती है कि सोच लो अच्छे से। तो ये चैन पूछता है कि क्या हम अब आपको इनर गेट में फॉलो करेंगे? तो कनॉट उसके कान को दबाते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंदर बहुत अच्छी हूँ? तो ये चैन घबरा कर बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना, दर्द हो रहा है प्लीज़। तो कन्नौड बोलती है कि ऑफ कोर्स इसके लिए टेस्ट होगा, अगर तुम टेस्ट में पास हुए तभी तुम इनर गेट के अंदर आने के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। इधर ये चैन सोचता है कि ज़िंदगी कितना कठोर है। फिर कन्नौड वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले बोलती है कि अगर तुम इनर गेट टेस्ट को पास कर लिए तो मैं तुम्हें अंदर रिवॉर्ड दूंगी। भाई कसम से जिस स्टाइल से ये बोल रही है, मेरे दिमाग में सिवाय एक चीज़ के कुछ नहीं आ रहा। मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, तुम लोग साला मुझे ही ठरकी बोलने लगेगा। इधर ये सुनने के बाद ये चैन का भी दिल में गार्डन गार्डन हो जाता है और उसके मन में गाना बजने लगता है। इधर देखो जरा इसका मुंह, क्या अब भी मुझे ही ठरकी बोलोगे? साला ये चैन स्पिरिचुअल पावर से बंधा हुआ है, फिर भी इसके मन में डेयरी मिल्क वाला लड्डू फूट रहा है। इधर ये चैन को भी इस तरह देख के जूफू उसे एक लात मार देते हैं और बोलते हैं कि वो जा चुकी है, तुम भी अब अपना काम पर जाओ। दुनिया बहुत जालिम है रे बाबा, खुद को मिलता नहीं तो दूसरों को भी मिलने नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता है और जूफू और ये चैन को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े से एल्केमी फर्नेस के पास खड़े दिखते हैं। फिर जूफू ये चैन से पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है तुम्हें एल्केमी को देखकर? तो ये चैन भी बोलता है कि फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये चैन का ट्रू फायर अचानक से बाहर आ जाता है और दूसरे फ्लेम्स को निगलने लगता है, जिसे देखकर जूफू बोलते हैं कि अपने फायर को संभालो, इसे दूसरे फ्लेम्स को निगलने मत दो। तो ये चैन किसी तरह अपने फायर को फिर से वापस अपने अंदर कर लेता है और घबराहट वाला एक्सप्रेशन देते हुए बोलता है कि कितना रिस्की है ना? रियल फायर ग्राउंड फायर को निगल सकते हैं। तो जूफू इससे फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि वो सभी फ्लेम्स हैं, वो सभी एक ही तरह के हैं, ऑफ कोर्स उन्हें निगला जा सकता है। क्या ये तुम्हारे रियल फायर की गलती नहीं है कि वो इन सब से ज़्यादा एडवांस्ड है? अब चुपचाप से अपने हाथ को इस एल्केमी फर्नेस पर रखो, मुझे तुम्हारा स्पिरिट पावर लेवल चेक करना है। फिर ये चैन उस फर्नेस में अपना हाथ रख देता है, जिससे उस फर्नेस का कलर चेंज होने लगता है और वो स्पिरिट लेवल पर जाकर रुकता है। मतलब कि ये चैन का सोल पावर का लेवल स्पिरिचुअल लेवल का है। तब ये चैन पूछता है कि एल्डर, सोल पावर कितना तरह के होते हैं? तब जूफू बताते हैं कि सोल पावर 5 तरह के होते हैं। पहला ह्यूमन लेवल, दूसरा स्पिरिचुअल लेवल, तीसरा मिस्टीरियस लेवल, चौथा अर्थ लेवल और लास्ट पांचवा स्काई लेवल। और ये 5 तरह के सोल पावर लेवल्स बिल्कुल पर्सनल रेल्म ऑफ मॉन्क्स की तरह सेम होते हैं, पर हम आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताने वाले, वरना आपका फालतू में भेजा फ्राई हो जाएगा। इसलिए जब ज़रूरत पड़ेगा तब बताएंगे, और अगर फिर भी किसी को जानने का मन हो तो वीडियो पॉज करके इमेज में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जूफू पूछते हैं कि क्या तुमने पिल लिया है
जिससे तुम्हारा सोल नरिश हो, इसका मतलब पोषण मिलना होता है। तो ये चन बोलता है, नहीं मैंने नहीं लिया। तो जूफू ये सुनकर बोलते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रेंज है। तो ये चन कंफ्यूज होकर पूछता है कि एल्डर क्या कोई गड़बड़ है। तो जूफू बताते हैं कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं है, पर ये थोड़ा अलग है दूसरों से। सोल पावर बहुत गहरा और मिस्टीरियस है, इसमें बहुत सारे इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं। आम लोगों के लिए सोल पावर के स्ट्रेंथ को समझना बहुत मुश्किल है, और एल्केमी में सबसे इम्पॉर्टेंट सोल पावर और फ्लेम्स को कंट्रोल करना है। पर तुम्हारा कंडीशन दूसरों से बहुत यूनिक है एल्केमी में, क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर एक लेवल ऊपर है तुम्हारे कल्टीवेशन बेस से। ऊपर से तुम्हारे पास ट्रू फायर भी है, जिसके पास जन्मजात बुद्धि है, और वो तुम्हारा माइंड से जुड़ा हुआ है, और साथ ही वो दूसरे फ्लेम्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता है, जो कि एल्केमी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ ये चैन को बहुत सारे हर्ब्स निकाल कर दे देते हैं ताकि वो एल्केमी का प्रैक्टिस कर सके। फिर बोलते हैं कि तुम्हारा कंडीशन बहुत अलग है दूसरों से। अगर तुम एल्केमिस्ट नहीं बन पाए तो तुम्हारे लिए गॉड के फेवर का बेइज्जती होगा। तुम्हारे क्वालिफिकेशंस बहुत यूनिक हैं। इसके साथ हो सकता है कि एक दिन तुम उस बूढ़े डैन चैन को भी सरपास कर दो। ये सुनकर ये चैन पूछता है कि डैन चैन कौन है। तो जूफू बताते हैं कि डैन चैन डाचू का सबसे प्रेस्टिजियस एल्केमिस्ट है, जो किसी भी पावर को बिलोंग नहीं करता। वो ऐसा एग्जिस्टेंस है जिससे प्रोवोक करने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुनकर ये चैन भी सोचता है कि वो किस तरह का इंसान होगा जो इतना डेंजरस है। तो जूफू फिर से ये चैन से पूछते हैं कि क्या तुम एल्केमिस्ट बनना चाहोगे। तो ये चैन भी इस बार पूरे जोश में हाँ बोलता है।